स्टार्ट है। आइए दोस्तों, आप सभी का स्वागत डिस्कशन बाय रवि पे। आज हम लोग डिस्कशन करते हैं। बताइए वीरता क्षेत्र में, ठीक ना, वीरता क्षेत्र में सबसे मतलब भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा वीरता क्षेत्र में? परमवीर चक्र, ठीक ना। बताइए भारत का सर्वोच्च पुरस्कार वीरता क्षेत्र में एक नंबर पे कौन है? परमवीर चक्र। तो दूसरा कौन है? महावीर चक्र। दूसरा महावीर चक्र। तीसरा वीर चक्र। तीसरा वीर चक्र। तीसरा वीर चक्र, ठीक ना। बताइए भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन हो गया? परमवीर हो गया, ठीक ना। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार हो गया परमवीर हो गया। दूसरा महावीर हो गया। दूसरा महावीर हो गया। तीसरा वीर हो गया। तीसरा वीर हो गया। अब बताइए ये तीनों क्षेत्र जो है वीरता क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? वीरता क्षेत्र में हो गया। अब बताइए शांति का क्षेत्र में बोलेगा भारत का सर्वोच्च पुरस्कार शांति क्षेत्र में कौन सा दिया जाता है? अशोक चक्र। क्वेश्चन पूछेगा भारत का सर्वोच्च शांति का क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार है? अशोक चक्र। दूसरा नंबर में शांति क्षेत्र में कृषि चक्र, नहीं सॉरी कीर्ति चक्र। कौन है? कीर्ति चक्र हो गया। बोलेगा भारत का सर्वोच्च शांति क्षेत्र में दूसरा नंबर में कौन है? कीर्ति चक्र। दूसरा नंबर में और तीसरा नंबर में शौर्य चक्र। तीसरा नंबर में शौर्य चक्र। फिर से बोलते हैं, बताइए वीरता क्षेत्र में एक नंबर में कौन आएगा? परमवीर चक्र। वीरता क्षेत्र में एक नंबर में, दूसरा नंबर में महावीर, दूसरा में तीसरा में वीर चक्र, तीसरा में। अब बताइए शांति का क्षेत्र में एक नंबर में कौन आएगा? अशोक चक्र। शांति के क्षेत्र में एक नंबर में, दूसरा में कीर्ति चक्र, दूसरा तीसरा शौर्य चक्र, तीसरा। आप बताना है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा पुरस्कार? नागरिक पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न, ठीक ना। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ था? 1954। हाँ, भारत का नागरिक पुरस्कार जो कि भारत रत्न है उसका शुरुआत 1954। 1954 में कितने व्यक्ति को दिया गया था? 3 व्यक्ति को। कितने व्यक्ति को? अब बताइए भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न एक नंबर में हो गया। तो दूसरा में कौन है? पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। हाँ, पद्म विभूषण हो गया दूसरा नंबर में। तीसरा नंबर में पद्म भूषण, पद्म भूषण दूसरा नंबर में। अब पद्म श्री तीसरा नंबर में, मतलब चौथा नंबर में पद्म श्री चौथा नंबर में। एक नंबर में भारत रत्न हो गया, दूसरा में हो गया पद्म विभूषण, तीसरा में पद्म भूषण, चौथा में पद्म श्री। ठीक, ये हो गया किस क्षेत्र में? नागरिकता क्षेत्र में। ये सब ये चारों जो बोले नागरिकता क्षेत्र में। फिर से एक बार रिवीजन कराते हैं, याद हो जाएगा। अब बताइए भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, ठीक है, वीरता पुरस्कार हो गया परमवीर चक्र। वीरता क्षेत्र में परमवीर चक्र। अब दूसरा में महावीर, दूसरा में महावीर, तीसरा में वीर, तीसरा में वीर। अब बताइए शांति का क्षेत्र में क्वेश्चन पूछेगा भारत में सर्वोच्च शांति का क्षेत्र का पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र। शांति के क्षेत्र का अशोक चक्र। अब बताइए दूसरा में कीर्ति चक्र, दूसरा में और तीसरा में शौर्य चक्र, तीसरा में। ये हो गया शांति के क्षेत्र में। आप बताएं नागरिक का क्षेत्र में, किसका क्षेत्र में? नागरिक। अब बताइए नागरिक का क्षेत्र में सबसे प्रथम पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। नागरिक का क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार भारत रत्न। दूसरा पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। दूसरा में पद्म विभूषण, तीसरा में पद्म भूषण, तीसरा में, चौथा में इधर आ जाइए, इधर आइए, कुर्सी बैठिए ना, उधर नहीं झलक रहे हैं। कुर्सी बैठ जाओ ना। अब बताइए विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? हाँ, 16 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस। आप बताइए ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। ओजोन का सूत्र, ओजोन का सूत्र। आप बताइए
ओजोन की मोटाई मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग करते हैं? डॉबसन। ओजोन की मोटाई मापने के लिए ओजोन की मोटाई मापने के लिए डॉबसन। ओजोन की मोटाई मापने के लिए आप बताइए ओजोन परत को मतलब कि क्षति पहुंचने को कौन सा किरण मतलब उसको हानि पहुंचाता है? पराबैंगनी किरण। ओजोन परत को कौन सा किरण हानि पहुंचाता है? पराबैंगनी किरण। मतलब कि क्वेश्चन पूछेगा ओजोन परत को कौन क्षय करता है? पराबैंगनी किरण। कौन सा किरण? पराबैंगनी किरण। अब बताइए ओजोन परत में पहली बार छिद्र कहाँ हो गया था? हाँ, अंटार्कटिका में। कहाँ हो गया था छिद्र? अंटार्कटिका में। ओजोन परत में पहली बार छिद्र कहाँ हो गया था? अंटार्कटिका में। अब बताइए ओजोन परत संरक्षण सम्मेलन पहली बार कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को। 16 सितंबर 1987 को। क्वेश्चन पूछेगा ओजोन परत के संरक्षण के लिए पहली बार सम्मेलन कब हुआ था? 16 सितंबर 1987। अच्छा, उस सम्मेलन का नाम क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। फिर से बोलते हैं, बताइए विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। बताइए ओजोन का सूत्र क्या आता है? O3। ओजोन का सूत्र O3। ओजोन का सूत्र। आप बताइए ओजोन को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? डॉबसन का। ओजोन को मापने के लिए डॉबसन का। आप बताइए ओजोन को मतलब क्षति पहुंचाने के लिए कौन सा किरण उपयोग है? पराबैंगनी किरण। ओजोन को क्षति पहुंचाने के लिए कौन सा किरण? पराबैंगनी किरण। ओजोन को पहुंचाने के लिए पराबैंगनी किरण। आप बताइए बताइए ओजोन छिद्र पहली बार कहाँ हो गया था? अंटार्कटिका में। ओजोन में पहली बार छिद्र कहाँ हो गया था? दूध में पहुँचा दीजिए था। ओजोन में पहली बार छिद्र कहाँ हो गया था? अंटार्कटिका में। अब बताइए ओजोन संरक्षण सम्मेलन पहली बार कब मनाया था? 16 सितंबर 1987। 16 सितंबर 1987। अच्छा, उस सम्मेलन का नाम क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब बताइए इतना ओजोन विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। आप बताइए विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर। ठीक है, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। आप बताइए भारत में सबसे अधिक कौन सा मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, भारत में सबसे अधिक कौन सा मिट्टी? डिबा दे दीजिए, देन दो हाँ करके। बताइए भारत में सबसे अधिक कौन सा मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कितना परसेंट है? लगभग 43%। भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी लगभग कितना परसेंट? 43%। अब बताइए भारत में सबसे अधिक दूसरा नंबर में कौन सा मिट्टी है? लाल मिट्टी। कौन मिट्टी? लाल मिट्टी। भारत में दूसरा नंबर में सबसे ज्यादा मिट्टी लाल मिट्टी। भारत में दूसरा नंबर में सबसे ज्यादा मिट्टी लाल मिट्टी। लाल मिट्टी किस क्षेत्र में पाया जाता है? तमिलनाडु में। किस क्षेत्र में? तमिलनाडु में। अब बताइए लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? केरल में। लेटेराइट मिट्टी लेटेराइट मिट्टी। अच्छा बताइए लेटेराइट मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? निछावन प्रक्रिया द्वारा। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा? निछावन प्रक्रिया के द्वारा होता है। कोई दिक्कत? अब बताइए भारत में सबसे अधिक कौन सा मिट्टी हो गया? जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे अधिक कौन सा मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। अब बताइए दूसरा नंबर में लाल मिट्टी। दूसरा नंबर में लाल मिट्टी सबसे अधिक कहाँ किधर पाया जाता है? तमिलनाडु तरफ। अब बताइए लेटेराइट मिट्टी किधर पाया जाता है? केरल में। लेटेराइट मिट्टी केरल में। अब बताइए लेटेराइट मिट्टी के निर्माण के लिए किस प्रक्रिया की जरूरत है? निछावन प्रक्रिया द्वारा। कौन सी प्रक्रिया? आप बताइए विश्व मृदा दिवस कब मनाते हैं? 5 दिसंबर को। मृदा दिवस 5 दिसंबर। अच्छा बताइए मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। मृदा का अध्ययन को मृदा का अध्ययन को कोई दिक्कत? आप बताइए कजरी। कौन सी? कजरी कहाँ का लोक नृत्य है? यूपी का। ठीक है, कजरी। नौटंकी नौटंकी। रासलीला यूपी। रासलीला। आप बताइए चरकुला यूपी। ठीक है, चरकुला। आप बताइए फिर से बताइए कजरी
यूपी यूपी हो गया। नौटंकी, यूपी रासलीला, यूपी अब चरकुला, यूपी फिर बताइए तमाशा, यूपी महाराष्ट्र, तमाशा, महाराष्ट्र लावनी, महाराष्ट्र लावनी, महाराष्ट्र तमाशा। महाराष्ट्र अब बताइए मुखौटा नृत्य, अरुणाचल, अरुणाचल मुखौटा, अरुणाचल मुखौटा, अरुणाचल युद्ध नृत्य, अरुणाचल, अरुणाचल युद्ध नृत्य। अरुणाचल अब बताइए यात्रा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल यात्रा, पश्चिम बंगाल यात्रा। पश्चिम बंगाल अब बताइए गरबा, गुजरात, गरबा, गुजरात गरबा। गुजरात डांडिया, गुजरात, डांडिया, गुजरात डांडिया। गुजरात आप बताइए गिद्धा, पंजाब, पंजाब गिद्धा, पंजाब भांगड़ा, पंजाब भांगड़ा, पंजाब गिद्धा। पंजाब आप बताइए कालबेलिया, राजस्थान राजस्थान, कालबेलिया, राजस्थान कालबेलिया। राजस्थान घूमर, राजस्थान घूमर। राजस्थान आप बताइए झूमर, झूमर, राजस्थान। घूमर बोले कि झूमर बोले, या तो राजस्थान। कालबेलिया, सब राजस्थान में। अब भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। राजस्थान। अब बताइए भारत में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? भारत में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ठीक है, काहे कि भारत में गर्मी के साथ साथ पतझड़ भी रहते रहता है ना। अब बताइए भारत में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय। भारत में किस प्रकार के वन? उष्णकटिबंधीय अब बताइए उष्णकटिबंधीय मतलब वन जो है, पतझड़ है, उसका कुछ कुछ उदाहरण है, ठीक है। एगो हो गया, अब जैसे देवदार के नाम तुमसे सुनने किया होगा, देवदार हो गया, साल हो गया, जामुन हो गया, ठीक है, शीशम हो गया। ये सब किसका उदाहरण है? उष्णकटिबंधीय का, ठीक है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ का उदाहरण कौन हो? देवदार हो गया, साल हो गया, जामुन हो गया, शीशम हो गया। ये सब किसका उदाहरण है? उष्णकटिबंधीय। अब बताइए क्वेश्चन पूछेगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को क्या कहा जाता है? सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय का वर्षा वन किसे कहा जाता है? सदाबहार वन कहा जाता है। अब बताइए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का उदाहरण भी देखते हैं। उष्णकटिबंध का वर्षा वन का उदाहरण, जैसे मान लो कि उष्णकटिबंध जैसे वर्षा वन बोला ना, तो वर्षा सबसे पहले किधर प्रवेश करता है? केरल तरफ प्रवेश नहीं करता है? केरल तरफ प्रवेश करता है। रबड़ भी सबसे पहले कहाँ होता है? केरल ही होता है। तो बताइए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का उदाहरण कौन होगा? रबड़ हो गया, सिनकोना हो गया, बांस हो गया। जहाँ जहाँ वर्षा अधिक मात्रा में होगा ना, तो इस सब वहाँ ज़्यादा उगेगा। कौन सी? रबड़ हो गया, सिनकोना हो गया, बांस हो गया, ये सब उधर ही उगेगा। उष्णकटिबंधीय वर्षा तरफ, उष्णकटिबंधीय वर्षा उधर। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? अब एक क्वेश्चन पूछेगा कौन धारी वन? कौन सा वन? कौन धारी वन। कौन धारी वन मतलब पहले समझाते हैं। जैसे मानो जिधर बर्फीला क्षेत्र रहेगा ना, उधर जो पेड़ पौधा होगा कौन धारी। जैसे कि मानो कि मानो लद्दाख इधर जम्मू कश्मीर है, पेड़ है, कौन सी है? पेड़। तो जैसे कि मान लो कि पेड़ है, तो पेड़ पे देखेगा ना ऐसे करके बन जाएगा। बर्फ गिरते गिरते जो है ना, जमा के एकदम एकदम ऐसे कर लेगा, मड़वा जैसा। यहाँ पे ऐसे इधर ससर जाएगा, इधर रहेगा, इधर ससर जाएगा, ठीक, बर्फ ससर जाएगा। तो कैसा बना लिया है? कौन धारी। कौन की धारी? कौन धारी। क्वेश्चन पूछेगा कौन धारी वन का उदाहरण कौन कौन हो गया? चीड़, कौन हो गया? चीड़। फर, कौन सी? फर। स्प्रूस, ठीक, स्प्रूस हो गया, फर हो गया, चीड़ हो गया। किसका उदाहरण हो गया? कौन धारी वन का, ठीक है। चीड़ हो गया, स्प्रूस हो गया, फर। किसका उदाहरण हो गया? कौन धारी का, ठीक ना। चलिए आप आगे पढ़ते हैं। आप बताइए जावा और सुमात्रा को किस जल संधि के द्वारा अलग करता है? सुंडा जल संधि के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे देखिए है, ये हो गया जावा और सुमात्रा। जावा और सुमात्रा कौन अलग करता है? सुंडा जल डमरू के द्वारा अलग करता है। अब बताइए सेशेल्स किस महाद्वीप में है? सेशेल्स देखिए यहाँ है ना, सेशेल्स हिंद महाद्वीप में है। सेशेल्स हिंद महाद्वीप में। सेशेल्स मॉरिशस हिंद महासागर, मॉरिशस हिंद महासागर, मॉरिशस। अब बताइए डिएगो गार्सियो कहाँ है? डिएगो गार्सियो हिंद महासागर। डिएगो गार्सियो, डिएगो गार्सियो हिंद महासागर। कोई दिक्कत? अब बताइए दक्षिणी सह्याद्री, क्या चीज? दक्षिण सह्याद्री। जैसे कि मान लो कि
जैसे देखो ये भारत हो गया ना, कुछ ये भारत हो गया, इस साइड को बोलता है पश्चिमी, पश्चिमी बोलता है ना, इस साइड को पूर्वी, पूर्वी साइड, पश्चिमी साइड को बोलते हैं सह्याद्री, पश्चिमी साइड को सह्याद्री। तो पश्चिमी की इस साइड हो गया सह्याद्री, तो दो भाग में बांट देंगे, तो एगो उत्तरी सह्याद्री, एगो दक्षिणी सह्याद्री, एगो उत्तरी सह्याद्री, एगो दक्षिणी सह्याद्री। अब बताइए दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च चोटी कौन सा हो गया? कुद्रेमुख, ठीक ना। दक्षिणी मतलब नीचे वाला का, कहा कि इस साइड को हम क्या बोलते हैं? सह्याद्री। इस साइड को हो गया सह्याद्री, एगो उत्तरी सह्याद्री, एगो दक्षिणी सह्याद्री। तो दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च चोटी कौन हो गया? कुद्रेमुख। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च चोटी कुद्रेमुख। आप तो बताइए उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च चोटी? कलसुबाई। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च चोटी कलसुबाई। अच्छा बताइए कुद्रेमुख किस राज्य में है? तो दक्षिण में होगा तो कर्नाटक में, ठीक, दक्षिण में तो कर्नाटक। दक्षिण सह्याद्री का सर्वोच्च चोटी हो गया कुद्रेमुख। उत्तरी सह्याद्री का कलसुबाई। कलसुबाई कहाँ होगा? महाराष्ट्र में। कलसुबाई कहाँ होगा? महाराष्ट्र में। कलसुबाई कहाँ होगा? महाराष्ट्र में। बताइए कुद्रेमुख क्या चीज? कुद्रेमुख हो गया दक्षिण भारत की सबसे ऊंचा चोटी, दक्षिण भारत के सबसे ऊंचा चोटी, जो कि कहाँ है? कर्नाटक में। अच्छा बताइए कुद्रेमुख किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लोहा के लिए। कुद्रेमुख किस खनिज के लिए उपयोग है? लोहा के लिए। कुद्रेमुख किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लोहा के लिए। आप बताइए नीलगिरी का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? दोदा बेटा। नीलगिरी के सर्वोच्च चोटी? नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी? आप बताइए दक्षिण भारत की सबसे चोटी? अनायमुडी। दक्षिण भारत के सर्वोच्च चोटी अनायमुडी। मगर क्वेश्चन में पूछेगा नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी? नीलगिरी का सबसे नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी दोदा बेटा, ठीक ना। नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी मैंने पूछेगा अरावली का सबसे ऊंचा चोटी? अरावली का सबसे ऊंचा चोटी गुरु शिखर। चलिए अच्छा बताइए अरावली पर्वत कहाँ से कहाँ तक फैली है? हाँ गुजरात से दिल्ली। गुजरात के दिल्ली से। गुजरात के दिल्ली से। दिल्ली पे नहीं बताए थे वो तो मजनू के टीला तक नहीं, गुजरात के मजनू के टीला तक फैला। मजनू के टीला बच्चे जैसे कि दिल्ली में जो अरावली फैली है ना उसको कौन सा पहाड़ बोलते हैं? रायसीना के पहाड़ नहीं बोलते हैं। कौन सा पहाड़ बोलते हैं? रायसीना। जो रायसीना के पहाड़ पर ही दिल्ली के लाल किला, संसद भवन सब रायसीना के पहाड़ पर ही स्थित है। आप बताइए राष्ट्रीय कृषि नीति पहली बार कब आया था? 2000 में, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि नीति कब आया था? 2000 में। राष्ट्रीय कृषि नीति 2000। मैं पूछेगा वन नीति पहली बार कब आया था? 1952 में। वन नीति पहली बार? 1952 में। वन नीति 1952। वन नीति 1952। मगर बोलेगा नया वन नीति कब आया था? 1988 में। 1988। नई वन नीति 1988। नई वन नीति 1988। फिर से बोलिए राष्ट्रीय कृषि नीति पहली बार 2000 में। राष्ट्रीय कृषि नीति पहली बार 2000 में। अब बताइए वन नीति पहली बार 1952 में। वन नीति 1952। आप बताइए नया वन नीति 1988। नया वन नीति 1988। नया वन नीति 1988। आप बताइए सीडीबी का स्थापना कब हुआ था? 1990 में। 1990। सीडीबी का स्थापना 1990। सीडीबी का स्थापना 1990। आप बताइए शिक्षा का अधिकार पहली बार लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को, ठीक ना। शिक्षा का अधिकार पहली बार लागू कब हुआ था? 2010। शिक्षा का अधिकार पहली बार लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010। आप बताइए पंचवेश्वर परियोजना, ठीक ना। पंचवेश्वर परियोजना किन दो देश के बीच है? भारत और नेपाल। भारत और नेपाल। क्वेश्चन पूछेगा पंचवेश्वर परियोजना किन दो देश के बीच है? भारत और नेपाल। पंचवेश्वर परियोजना किन दो देश के बीच है? भारत और नेपाल। अब बताइए चूखा परियोजना कौन सा परियोजना? चूखा। चूखा परियोजना किन दो देश के बीच है? भारत और भूटान। चूखा परियोजना भारत और भूटान। चूखा परियोजना भारत और भूटान। अब बताइए ताला परियोजना भारत और भूटान, भारत और भूटान। ठीक है। चूखा परियोजना भारत भूटान। ताला परियोजना भारत और भूटान। मगर पंचवेश्वर परियोजना भारत चीन। भारत नेपाल, भारत और नेपाल। ठीक है। पंचवेश्वर परियोजना भारत और नेपाल। पंचवेश्वर परियोजना भारत और नेपाल। बढ़िया दो तनिक पंचवेश्वर परियोजना भारत और नेपाल। चूखा परियोजना भारत और भूटान।
ताला परियोजना भारत और भूटान। बताइए ताला परियोजना किस राज्य में है, मतलब किन दो देश के बीच है? भारत और भूटान। भारत और भूटान। ताला परियोजना। भारत और भूटान। आप बताइए समझौता एक्सप्रेस किन दो देश के बीच चलता है? भारत पाकिस्तान। भारत बांग्लादेश। समझौता एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश। समझौता एक्सप्रेस आप बताइए बंधन एक्सप्रेस बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश। अब बताइए बंधन एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश। बंधन एक्सप्रेस। भारत और बांग्लादेश। अब बताइए मिताली राज एक्सप्रेस। समझौता पाकिस्तान और भारत पर में भाई हम भारत पूछो तो मोबाइल से, बांग्लादेश अब पूछ लो ना मोबाइल से। नेट नहीं जमा मेरा मोबाइल से दिया। करना लेता नहीं तुम अपना मोबाइल से पूछो ना, हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। नहीं चलता रे नेट नहीं टाइप करो ना, टाइप करो ना। ये खड़ा हूं। अच्छा चलो अरे बोलो। समझौता पाकिस्तान भारत। मैत्री एक्सप्रेस बताओ। मैत्री भारत और बांग्लादेश। मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश। मैत्री एक्सप्रेस। भारत और बांग्लादेश। आप बताइए मिताली राज एक्सप्रेस मिताली भारत और बांग्लादेश। मिताली राज भारत बांग्लादेश। मिताली राज। भारत बांग्लादेश। आप बताइए इंडिया पाकिस्तान। बोलिए हैं? इंडिया के इंडिया लिए पाकिस्तान। समझौता समझौता एक्सप्रेस इंडिया आज पाकिस्तान। कर देते हैं। कहू है ये है पाकिस्तान नहीं है। टाइम से निकल लो भी रे समझौता एक्सप्रेस वाले ट्रेन डेट ट्रेन बताइए समझौता एक्सप्रेस कौन हो गया? भारत पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान। समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान। समझौता एक्सप्रेस। भारत पाकिस्तान। आप बताइए मैत्री एक्सप्रेस। भारत बांग्लादेश। मैत्री भी हो गया भारत और बांग्लादेश। मिताली राज भारत बांग्लादेश। बंधन भारत बांग्लादेश। समझौता एक्सप्रेस। भारत पाकिस्तान। अब बताइए ताला परियोजना। भारत और भूटान। भारत और भूटान। ताला परियोजना। भारत भूटान। मगर बोलेगा ताला उद्योग कहाँ है? अलीगढ़। अलीगढ़। ताला उद्योग अलीगढ़। अब बताइए चूखा परियोजना कहाँ है? भारत भूटान। चूखा परियोजना। भारत और भूटान। आप बताइए पंचवेश्वर परियोजना। भारत और नेपाल। भारत और नेपाल। पंचवेश्वर। भारत और नेपाल। आप बताइए ओलंपिक कौन सी? ओलंपिक। ओलंपिक ध्वज मतलब ओलंपिक में सबसे पहले ध्वज किस वर्ष फहराया गया था? 1920 में। 120। ओलंपिक में पहली बार ध्वज कब फहराया गया था? 120। ओलंपिक में पहली बार ध्वज 1920। आप बताइए ओलंपिक में पहली बार ध्वज कहाँ फहराया गया था? एंटवर्ग में। कहाँ फहराया गया था? एंटवर्ग। ओलंपिक में पहली बार ध्वज कहाँ फहराया गया था? एंटवर्ग में। एंटवर्ग में कहाँ फहराया गया था? मतलब एंटवर्ग में फैलाया गया था, कब फहराया गया था? 1920 में। आप बताइए प्राचीन ओलंपिक का शुरुआत कब हुआ था? प्राचीन ओलंपिक का शुरुआत 776 बीसी में। 776 प्राचीन ओलंपिक का शुरुआत 776 बीसी। प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत 776 बीसी। 776 बीसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? एथेंस में। कहाँ हुआ था? एथेंस। कहाँ हुआ था? एथेंस। कहाँ हुआ था? एथेंस। एथेंस में। आप बताइए आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुआ था? 1896। आधुनिक ओलंपिक का शुरुआत कहाँ हुआ था? आधुनिक ओलंपिक का शुरुआत 1896। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896। आप बताइए आधुनिक ओलंपिक का जनक किसे कहा जाता है? पियरे डे कुबर्टिन। पियरे डी कुबर्टिन। पियरे डी कुबर्टिन को कहा जाता है। अब बताइए आधुनिक ओलंपिक का जनक किसे कहा जाता है? पियरे डी कुबर्टिन को कहा जाता है। अब बताइए आधुनिक ओलंपिक का शुरुआत 1896 में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? यूनान में। कहाँ हुआ था? यूनान में। अब बताइए मशाल जलाने मतलब कि मशाल मतलब आग जलाना, ठीक है? मशाल मतलब आग जलाना। आप बताइए ओलंपिक में पहली बार मशाल जलाने की शुरुआत कब हुआ था? 1936 में, ठीक है? बताइए मशाल जलाने मतलब आग जलाने की शुरुआत कब हुआ था? 1936 में। कहाँ कब हुआ था? 1936 में। कहाँ हुआ था? बर्लिन में। क्वेश्चन पूछेगा पहली बार मशाल जलाने की शुरुआत कब हुआ था? 1936 में। 1936 में कहाँ हुआ था? बर्लिन में। कहाँ हुआ था? आप बताइए भारत पहली बार गोल्ड मेडल किस ओलंपिक में जीता था? 1928 में, ठीक है? भारत पहली बार गोल्ड मेडल किस ओलंपिक में जीता था? 1928 में। भारत गोल्ड मेडल पहली बार कब जीता था? 1928 में। एम्स्टर्डम ओलंपिक, ठीक है? कौन सा? एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत पहली बार गोल्ड मेडल जीता था। कोई दिक्कत? आप बताइए हड़प्पा का खोज कौन किया था?
दयाराम साहनी। हड़प्पा खोज दयाराम साहनी। कब क्या था? 1921। हड़प्पा खोज दयाराम साहनी। दयाराम साहनी 1921 में। आप बताइए हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल पूरा विश्व में कौन सा है? मोहनजोदड़ो। ठीक है, बोलेगा हड़प्पा कालीन स्थल पूरा विश्व में सबसे बड़ा कौन सा है? मोहनजोदड़ो। और पूछेगा भारत में कौन सा है? राखी गढ़ी। ठीक है, भारत में राखी गढ़ी। मान लो कि मोहन हो गया भाई और राखी हो गया बहन। ठीक है, विश्व में बड़ा हो गया मोहन और फिर भारत में हो गया उसका बहन राखी। ठीक है, तो मोहना और रखिया। चलिए क्वेश्चन पूछेगा हड़प्पा कालीन स्थल में विश्व का सबसे बड़ा स्थल कौन सा हो गया? मोहनजोदड़ो। मगर हड़प्पा कालीन स्थल में भारत में पूछेगा था राखी गढ़ी। भारत में राखी गढ़ी। आप बताइए मोहनजोदड़ो का खोज कौन किया था? मोरा रखालदास बनर्जी। ठीक है, मोह से मोहनजोदड़ो, रा से रखालदास बनर्जी। रखालदास बनर्जी कब किया था? 1922 में। कब किया था? 1922। अब बताइए मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में किसके द्वारा? रखालदास बनर्जी के द्वारा। अब बताइए मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी किनारे। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे? मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे? आप बताइए चनहुद्रो सिंधु। चनहुद्रो। आप बताइए कोरदीजी सिंधु। कोरदीजी जैसे मान लीजिए मोहन हो गया, कौन सी? मोहन जो है ना कोट पहन के गया सिंदूर देने। ठीक है, मोहन कोट पहन के गया था सिंदूर देने थे। सिंदूर से हो गया सिंधु नदी। मोहन से हो गया मोहने कोट पहन के गया था काहे? चनहुद्रो को चंदा को देने गया। ठीक है, चंदे ने सिंदूर दिया। तो मोहन हो गया, कोरदीजी हो गया, चनहुद्रो हो गया, सब सिंधु नदी किनारे। कोई दिक्कत? आप बताइए राखी गढ़ी किस नदी किनारे? सरस्वती नदी किनारे। ठीक है, राखी गढ़ी किस नदी किनारे? सरस्वती नदी, जो कि अभी विलीन हो गया है। ठीक है, आप बताइए विलीन हो गया है। राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में था? हरियाणा में। राखी गढ़ी हरियाणा में। राखी गढ़ी। आप बताइए बनवाली किस राज्य में है? बनवाली भी हरियाणा में। बनवाली हरियाणा। अब बताइए बनवाली किस नदी के किनारे है? रंगोई नदी। बनवाली। अब बताइए धौलावीरा लूनी नदी किनारे। धौलावीरा। हड़प्पा स्थल का एक ऐसा स्थल है जो कि यूनेस्को में शामिल कर दिया, उसका नाम है धौलावीरा। यूनेस्को में शामिल किया है धौलावीरा। धौलावीरा किस नदी के किनारे है? लूनी नदी। धौलावीरा किस नदी किनारे? लूनी नदी। आप बताइए धौलावीरा किस राज्य में है? गुजरात में। धौलावीरा किस राज्य में है? धौलावीरा किस राज्य में है? आप बताइए धौलावीरा का खोज कौन किया था? रविंद्र सिंह बिष्ट। धौलावीरा का खोज कौन किया था? रविंद्र सिंह बिष्ट। धौलावीरा खोज। आप बताइए माउंट बेटन योजना। ठीक है, माउंट बेटन योजना कब आया था? 3 जून 1947। माउंट बेटन योजना कब आया था? 3 जून 1947। माउंट बेटन योजना 3 जून 1947। आप बताइए भारत का विभाजन जो हुआ था किस योजना के तहत हुआ था? माउंट बेटन योजना के तहत हुआ था। बताइए भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंट बेटन योजना के तहत हुआ था। भारत का विभाजन किस योजना के तहत? भारत का विभाजन माउंट बेटन योजना के द्वारा। अब बताइए लॉर्ड बेवेल योजना कब आया था? 1945 में। लॉर्ड बेवेल योजना। आप बताइए क्रिप्स मिशन योजना 1942। क्रिप्स मिशन योजना। आप बताइए संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था किस मिशन के तहत? कैबिनेट मिशन। आप बताइए कैबिनेट मिशन कब आया था? 24 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन। संविधान सभा का स्थापना किस मिशन के तहत? कैबिनेट मिशन के तहत। संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के तहत। आप बताइए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य? 3 सदस्य। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य? तीनों का नाम पता है किसी को? KAL। क्या नाम था? KAL। कैसे?
कैसे कैथरीन क्रीप, हाँ कैसे होगा क्रीप्स, कौन सा होगा क्रीप्स। ए से अलेक्जेंडर, ए से अलेक्जेंडर, एल से पैंथिंग लॉरेंस, एल से पैंथिंग लॉरेंस। ये जो पैंथिंग लॉरेंस है ना वो अध्यक्ष करा था वही, ठीक ना। के एल में पैंथिंग लॉरेंस अध्यक्षता कर रहा था, ठीक ना। कैसे क्रीप्स हो गया, ए से अलेक्जेंडर हो गया, एल से पैंथिंग लॉरेंस हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत। आप बताइए पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव किस अधिवेशन में आया गया था? पूर्ण स्वाधीनता की मांग किस अधिवेशन में किया गया था? 1929 के लाहौर अधिवेशन। पूर्ण स्वाधीनता की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन। अच्छा बताइए 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक ना। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसी पंडित जवाहरलाल नेहरू इसी अधिवेशन में, मतलब कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में कहा था कि एगो रावी नदी के किनारे शपथ लिया था कि 26 जनवरी के दिन ही हमारा देश स्वतंत्र मनाएगा, हमारा देश स्वतंत्र मनाएगा। इसीलिए देखो 26 जनवरी का, हाँ मतलब वो सब सोचा था, देखिए 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू सोचा था कि मतलब रावी नदी के किनारा गया ना, अपना शपथ लिया कि हमको इसी दिन भारत को स्वतंत्र करना है। तो भारत का संविधान जो है ना 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था, मगर 1929 में ये सब शपथ लिया कि ना 26 जनवरी को हम लोग को तैयार करना है। इसलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण तरीका से लागू हो गया था। अंगीकृत पूछेगा तो 26 नवंबर 1949। अब पूर्ण तरह से लागू शब्द जब तक नहीं लगाएगा, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा फंसाने का कोई बात नहीं, जब तक उसमें लागू नहीं लगल रहेगा, लागू तब तक 50 मारने नहीं है, जब तक लागू नहीं लगेगा, ठीक है। आप बताइए कौन चीज बता रहे थे? हाँ पूर्ण स्वाधीनता की मांग किस अधिवेशन का गया था? हाँ 1929 के लाहौर अधिवेशन। क्वेश्चन पूछा 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? हाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब बताइए क्वेश्चन पूछेगा किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना स्वतंत्रता दिवस बनाने की घोषणा किया था? 1929 के लाहौर अधिवेशन 26 जनवरी को ही घोषणा कर दिया था, 1929 में ही। आप बताइए मौलिक अधिकार की मांग कब किया था? 1931 के। मौलिक अधिकार की मांग 1931 में। मौलिक अधिकार की मांग 1931 का अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन पूछेगा मौलिक अधिकार की मांग 1931 के अधिवेशन में कौन अध्यक्षता कर रहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक ना। 1931 का अधिवेशन कराची में हुआ था, ठीक ना। 1931 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कराची में। आप बताइए अध्यक्षता कौन कर रहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो क्वेश्चन पूछेगा किस अधिवेशन में गांधी जी को काला झंडा दिखाया था? 1931 के कराची अधिवेशन में। 1931 के कराची अधिवेशन में। और 23 मार्च 1931 को ही भगत सिंह को जब फांसी दे दिया गया था, उसी समय मतलब कि उसको बचाने में गांधी जी का कोई भूमिका नहीं था। तो इसी कारण 1931 के कराची अधिवेशन में गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया था। तो क्वेश्चन पूछे गांधी जी को काला झंडा किस अधिवेशन में दिखाया गया था? 1931 के कराची अधिवेशन। 1931 के कराची अधिवेशन। क्वेश्चन पूछे 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहा था। अब बताइए गरम दल, नरम दल और मुस्लिम तीनों एक साथ किस अधिवेशन में हो गया था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन। 1916 के लखनऊ अधिवेशन। गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग तीनों एक साथ कब हो गया था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन। 1916 के लखनऊ अधिवेशन। अब बताइए 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? अंबिका चरण मजमूदार। अंबिका चरण मजमूदार। हाँ बताइए 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? अंबिका चरण मजमूदार। अंबिका चरण मजमूदार। आप बताइए गरम दल और नरम दल दोनों
मतलब विभाजन कब हो गया था? सूरत अधिवेशन में, ठीक है। गर्म दल और नरम दल दोनों दो भाग में टूट गया था, किस अधिवेशन में? 1907 के सूरत अधिवेशन, 1907 के सूरत अधिवेशन। अब बताइए 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? रास बिहारी घोष, बोस ने घोष, रास बिहारी घोष। 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष, 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता। रास बिहारी घोष। अब बताइए गर्म दल और नरम दल दो भाग में विभाजित हो गया, किस अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन, 1907 के सूरत अधिवेशन, 1907 के। सूरत अधिवेशन। आप बताइए डलहौजी के शासनकाल कब से कब है? डलहौजी 1848 से 56, 1856, 1848 से 56। आप बताइए राज हड़प नीति कौन लाया था? डलहौजी। राज हड़प नीति कौन लाया था? डलहौजी। देखिए राज हड़प नीति का 2-3 गो नाम है। एगो जैसे मान लो गोद निषेध प्रथा, गोद निषेध प्रथा, राज हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब, ठीक, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब। अब जैसे बोलेगा राज हड़प नीति, गोद निषेध प्रथा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब, तीनों डलहौजी लाया था, तीनों का एक ही नाम है। अब बताइए राज हड़प नीति के तहत सतारा को सबसे पहले हड़पा था। राज हड़प नीति के तहत सतारा को सबसे पहले कब हड़पा था? 1848 में। सतारा को कब हड़पा था? 1848 को। अब बताइए सबसे अंतिम में किसे हड़ता था? अवध को। सबसे अंतिम में अवध को। अवध को जब हड़प लिया था, किस आरोप लगाकर? कुशासन के आरोप लगाकर अवध को हड़प लिया था। कुशासन के आरोप लगाकर अवध को हड़प लिया था। अब बताइए कितना देर हुआ देखो तेरे? अब बताइए वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? रुको ये करेंगे, बंद करना। बताइए वुड डिस्पैच किससे संबंध है? शिक्षा से। वुड डिस्पैच किससे संबंध है? अब बताइए वुड डिस्पैच कौन लाया था? डलहौजी। वुड डिस्पैच किससे संबंध है? शिक्षा से। कौन लाया था? डलहौजी। वुड डिस्पैच किससे संबंध है? शिक्षा से। कौन लाया था? डलहौजी। आप बताइए इनाम कमीशन की स्थापना कब हुआ था? 1852 में। इनाम कमीशन का स्थापना कब हुआ था? 1852 में हुआ था। 1852 में हुआ था, कौन लाया होगा? डलहौजी। इनाम कमीशन का स्थापना 1852 में कौन लाया था? डलहौजी लाया था। चलिए आप बंद करिए। चलिए भैया जितना लोग देखते हैं कृपया शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू। लाइक भी